गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और वह है एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएंट डिमांड है। पिछले अध्याय में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि आय और रोजगार के संतुलन स्तर का निर्धारण वहाँ पर होता है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाती है। कीन्स के अनुसार संतुलन स्तर का निर्धारण पूर्ण रोजगार के स्तर पर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब है यह पूर्ण रोजगार के स्तर से अधिक पर भी हो सकता है और कम पर भी हो सकता है। जब संतुलन स्तर का निर्धारण पूर्ण रोजगार के स्तर से अधिक पर होता है तो इस तरह की स्थिति कहलाती है अधिमांग की स्थिति या एक्सेस डिमांड की स्थिति। और जब संतुलन स्तर का निर्धारण पूर्ण रोजगार के स्तर से कम पर होता है तो इस तरह की स्थिति कहलाती है न्यून मांग की स्थिति या डिफिशिएंट डिमांड की स्थिति। अब हम लोग समझते हैं एक्सेस डिमांड को। इसको हिंदी में अतिरेक मांग या अधिमांग कहते हैं। एक्सेस डिमांड इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। इससे अभिप्राय उस स्थिति से है जब समग्र मांग अर्थव्यवस्था में उत्पादन के पूर्ण रोजगार के स्तर के अनुरूप समग्र पूर्ति से अधिक होती है। तो इस तरह की स्थिति क्या कहलाती है? बिल्कुल सही, ये कहलाती है एक्सेस डिमांड। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये एएस है और यहाँ पूर्ण रोजगार के लिए इतनी एएस ही चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो इतना ना होकर उससे कहीं अधिक होती है। ठीक है, चाहिए कितनी? AD1 सपोज, लेकिन हो जाती है उससे अधिक और वो हो जाती है AD2 के बराबर। तो ये जो पूर्ण रोजगार के लिए ES है उससे भी अधिक हो जाती है क्या? A जो D है वो। तो इस तरह की जो स्थिति होती है उसको हम लोग बोलते हैं किस तरह की स्थिति? अधिमांग की स्थिति। इसी को कहते हैं हम लोग एक्सेस डिमांड। हम लोग समझते हैं मेजरमेंट ऑफ एक्सेस डिमांड डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन को, यानी जो एक्सेस डिमांड है उसकी हम लोग माप एक रेखा चित्रीय उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। स्क्रीन पर आप रेखा चित्र को देख सकते हैं और यहाँ पर जो एक्स एक्सेस है वहाँ पर हम लोगों ने लिया हुआ है इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को, और वाई एक्सेस पे लिया हुआ है एग्रीगेट डिमांड को। यहाँ पर जो आप कर्व देख रहे हैं, ये रेखा देख रहे हैं, वो कौन कौन सी हैं? बिल्कुल सही, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ES रेखा, जिसको हम लोग बोलते हैं बिल्कुल सही रेफरेंस लाइन भी बोलते हैं। और ये है आपकी जो पूर्ण रोजगार के लिए जो एग्रीगेट डिमांड चाहिए वह है, और ये है पूर्ण रोजगार के स्तर से भी जो ज़्यादा लेवल है उस लेवल पर एग्रीगेट डिमांड। तो जब पूर्ण रोजगार के स्तर के लिए जो एग्रीगेट डिमांड चाहिए वो है कितने के बराबर है? ADF के बराबर। उससे भी इकोनॉमी में ज़्यादा मांग हो जाती है और वो हो जाती है कितनी? बिल्कुल सही, यहाँ हम लोग मान लेते हैं ये ADP है, ADP यानी जो प्लान्ड मांग है वो पूर्ण रोजगार के स्तर के लिए जो मांग है उससे भी अधिक हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो संतुलन स्तर का निर्धारण होता है वो कहाँ पर होता है? बिल्कुल सही, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में। यहाँ पर पूर्ण रोजगार के लिए जितनी ये AD है ये आप देख सकते हैं ADF के बराबर है, लेकिन जो प्लान्ड AD है वो जो पूर्ण रोजगार स्तर पर AD होने चाहिए उससे अधिक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वो कहाँ पर है? बिल्कुल सही, उससे ऊपर है, और ये यहाँ जो ES कर्व है इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि पूर्ण रोजगार के स्तर से जो अधिक उत्पादन हम लोग नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम जितने भी रिसोर्स हैं अगर उनको लगाया दिया गया है इकोनॉमी में तो अधिकतम उत्पादन कितना कर सकते हैं? बिल्कुल सही, O/F के बराबर कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में भी अगर और अधिक मांग होती है तो उस मांग को पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितने संसाधन है वो हम लोग यूज कर चुके हैं। अब जब कैपेसिटी खत्म हो गई तो हम अतिरिक्त जो भी गुड्स एंड सर्विस उनको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देख सकें जो इतनी एक्स्ट्रा है यही क्या हो जाएगी? अधिमांग की स्थिति होगी। इधर आप प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते, बिल्कुल आप जानते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी कैपेसिटी इकोनॉमी की उसकी
जो कैपेसिटी है उसका पूर्ण उपयोग कर चुके हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर आप देख सकते हैं एफ और ई के बीच में जो गैप है यही क्या है, ई एफ का गैप, यही है आपका एक्सेस डिमांड है। एक्सेस डिमांड इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप को उत्पन्न करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो गुड्स एंड सर्विस है इसकी क्वांटिटी बढ़ाई नहीं जा सकती, लेकिन डिमांड अधिक है उससे। तो ऐसी स्थिति में जो जनरल प्राइस लेवल होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सही, बढ़ेगा। और ऐसी स्थिति में इन्फ्लेशनरी जो सिचुएशन है इकोनॉमी में वो उत्पन्न होगी। इसलिए एक्सेस डिमांड को हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग रेखा चित्रीय उदाहरण की मदद से जो इन्फ्लेशनरी गैप है उसका भी माप करते हैं। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने एक्सेस डिमांड का मेजरमेंट किया है, मापन किया है, उसी तरह से बिल्कुल इन्फ्लेशनरी गैप का मापन करते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक्सेस डिमांड है वो किसके बराबर होती है, बिल्कुल सही, इन्फ्लेशनरी गैप के बराबर होती है। यानी एक्सेस डिमांड इज इक्वल टू इन्फ्लेशनरी गैप। तो आप इसमें देख सकते हैं चित्र में, बिल्कुल सही। यहाँ पर हम लोगों ने एक्स एक्सेस पर इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को लिया है और वाई एक्सेस पर एग्रीगेट डिमांड को लिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूर्ण रोजगार के लिए जो एग्रीगेट डिमांड चाहिए वो ADF के बराबर चाहिए, लेकिन एग्रीगेट डिमांड है, जो प्लांट वाली एग्रीगेट डिमांड है, नियोजित मांग है, समग्र मांग है, वो उससे भी अधिक हो जाती है। और यहाँ पर आप देखते हैं वो कितने के बराबर हो जाती है, ADP वाला जो कर्व है उसके बराबर हो जाती है। तो जो ये वाला गैप है E और F के बीच वाला गैप, यही कहलाता है इन्फ्लेशनरी गैप। इसको हिंदी में बोलते हैं स्फीतिकारी अंतराल। यहाँ पर एक चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए, वह यह है कि हम लोग किसी भी स्थिति में जो YF है सिचुएशन OYF, उससे अधिक उत्पादन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि शॉर्ट रन में जो टेक्नोलॉजी है उसको हम लोगों ने कांस्टेंट माना है, और ऐसी स्थिति में हम लोग जो रिसोर्सेज हैं उनका पूर्ण तरह से क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से उपयोग कर रहे हैं। तो उससे अधिक हम लोग ला ही नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में जो उत्पादन का स्तर है वो OYF से आगे नहीं बढ़ेगा। और ऐसी स्थिति में भी अगर जो एग्रीगेट डिमांड है वो ज़्यादा होती जाती है, तो ऐसी स्थिति में केवल कीमतों में क्या देखने को हमें मिलेगा, बिल्कुल सही, वृद्धि देखने को मिलेगी। और लगातार कीमतें क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। अब हम लोग समझते हैं रीजन्स ऑफ एक्सेस डिमांड, कि जो अधिक मांग है वो क्यों उत्पन्न होती है, यानी उसके क्या कारण है। तो जो पहला कारण है वो है इंक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो निजी उपभोग व्यय है उसमें वृद्धि, और वो हो सकता है इंक्रीज इन MPC, यानी जो मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है उसमें वृद्धि से, या डिक्रीज इन MPS, किसमें कमी से, बिल्कुल सही, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव में जब कमी होती है तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, उपभोग जो व्यय है उसमें वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। और दूसरा जो कारण है वो है रिडक्शन इन टैक्सेस, जब गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स होते हैं उनको कम कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्तियों के पास डिस्पोजेबल इनकम होती है, यानी प्रयोज्य आय होती है उनकी खर्च करने की आय, तो वो क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि अब उन्हें पहले की तुलना में कम टैक्स देना पड़ रहा है। तो जो भी बचेगी इनकम वो उसको खर्च कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी जो एक्सेस डिमांड है वो बढ़ जाएगी। अब अगला है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो आपको पता है जो G है, अच्छे से आपको पता है, फोर सेक्टर जो मॉडल है इकोनॉमी का, वो होता है, आपको पता है किसके बराबर, C + I + G प्लस यहाँ पर है X - M, ठीक है, इसी के बराबर होता है। तो जब जो गवर्नमेंट है वो अपना व्यय बढ़ा देती है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो या फिर किस तरह का हो, बिल्कुल सही, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो, तो भी जो एक्सेस डिमांड है वो बढ़ जाती है। और अगला है इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जब ब्याज दर कम हो जाए या फिर जो लाभ की प्रत्याशाएं हैं वो क्या हो जाएं, बढ़ जाएं, जो एक्सपेक्टेशन है, आशंसाएं हैं, किसके लिए, बिल्कुल सही, निवेशकों के लिए, अगर वो बढ़ जाती हैं
तो ऐसी स्थिति में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, निजी निवेश व्यय है, वो बढ़ जाएगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक्सेस डिमांड भी उत्पन्न हो जाएगी, बढ़ सकती है। अगला है फॉल इन इम्पोर्ट्स। किसमें गिरावट? बिल्कुल सही, आयातों में गिरावट। यह संभव हो सकती है जब अंतरराष्ट्रीय कीमतें घरेलू कीमतों की तुलना में क्या हो, अधिक हों। तो ऐसी स्थिति में जो भी इकोनॉमी के व्यक्ति हैं वो क्या करेंगे? बिल्कुल सही, अपने यहाँ से परचेज करेंगे गुड्स एंड सर्विस को, वो विदेशों से परचेज नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से जो आयात हैं उनमें क्या होगा? बिल्कुल सही, गिरावट होगी, जिसकी वजह से जो एडी है वो बढ़ेगी। और अगला है राइज इन एक्सपोर्ट, जो निर्यात है उसमें वृद्धि। जब अंतरराष्ट्रीय कीमतों की तुलना में हमारे देश में जो वस्तुओं और सेवाओं की कीमत होंगी वो क्या होंगी? बिल्कुल सही, कम होगी। तो ऐसी स्थिति में जो विदेशी हैं यानी दूसरे देश के व्यक्ति हैं वो हमारे यहाँ की गुड्स एंड सर्विस की डिमांड करेंगे। तो ऐसी स्थिति में भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ जाएगी। और किस तरह की का रूप धारण कर सकती है? एक्सेस डिमांड का। और अगला है डिफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे की वित्त व्यवस्था। सरकार जब खर्चों को पूरा करने के लिए, जो भी उसके खर्चे होते हैं उसको पूरा करने के लिए आरबीआई से अतिरिक्त मुद्रा छपवाकर उधार लेती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? बिल्कुल सही, इकोनॉमी में जो मनी की सप्लाई है वो पहले की तुलना में बढ़ जाती है। तो बढ़ जाने की वजह से गुड्स एंड सर्विस वही होती हैं, जबकि मनी सप्लाई बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में क्या देखने को मिलता है? एग्रीगेट डिमांड देखने को मिलती है। और अगला है जो है एबनॉर्मल सिचुएशंस। तो ऐसी सिचुएशन कब हो सकती हैं? बिल्कुल सही, ये हो सकती हैं युद्ध के दौरान। और इस स्थिति में जो रिसोर्स हैं वो गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन की जगह किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी? जो मिलिट्री इक्विपमेंट होते हैं, सेना से संबंधित उपकरण, उनको बनाने में लग जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में भी जो गुड्स एंड सर्विस हैं जो यूज की होती हैं, बिल्कुल सही, उपयोग के लिए वो कम हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में भी एडी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जो अधिमांग की समस्या है उसको उत्पन्न करने के कारण हम लोगों ने अभी समझे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अगर टू सेक्टर इकोनॉमी है तो उसमें कौन कौन आएगा? बिल्कुल सही, सी आएगा और जो आई है वो आएगा। और अगर जो फोर सेक्टर इकोनॉमी है तो उसमें इसके साथ साथ गवर्नमेंट भी आ जाएगी और जो एक्सटर्नल सेक्टर है यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वो भी शामिल हो जाएगा। अन्य शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि जो फोर सेक्टर इकोनॉमी में एडी के कंपोनेंट हैं सी प्लस आई प्लस जी और यहाँ पर प्लस एक्स माइनस एम, अगर इनमें वृद्धि देखने को मिल रही है, ठीक है, यहाँ पर क्या बढ़ रहा है? सी भी बढ़ रहा है, आई भी बढ़ रहा है, जी भी बढ़ रहा है और एक्स क्या हो रहा है? बिल्कुल सही, क्या हो रहा है? बढ़ रहा है और एम जो है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो एक्सेस डिमांड है वो उत्पन्न हो जाएगी। अब हम लोग समझते हैं इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। जो अधिमांग है उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो सबसे पहला जो प्रभाव है वो है इफेक्ट ऑन आउटपुट या जीडीपी। तो जो एक्सेस डिमांड है उसकी वजह से रियल जीडीपी में कोई चेंज नहीं होता है, वो जितनी पहले रहती है उसके बराबर ही रहेगी। क्यों? क्योंकि जितने भी रिसोर्स हैं इकोनॉमी में वो पहले लगे हुए हैं और उससे अधिक उत्पादन नहीं किया जा सकता। तो अब यहाँ देख सकते हैं ये एक्सेस डिमांड की स्थिति में जो आपका वाई ये एफ यही का यही है, यहाँ पर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि रिसोर्स और गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पर रियल जो जीडीपी है वो तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो नॉमिनल जीडीपी है, मॉनेटरी जीडीपी है, वो क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि कीमतें बढ़ने की वजह से वो जो वैल्यू आएगी जीडीपी की वो मौद्रिक रूप में वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर याद रखेंगे रियल जीडीपी की बात हो रही है, वो नहीं चेंज होगी। और अब बात करें हम लोग इफेक्ट ऑफ ऑन एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट भी कोई चेंज नहीं आता इसमें भी क्यों नहीं आता? क्योंकि जितने भी संसाधन हैं वो पहले से ही लगे हुए हैं, तो वो हम लोग बढ़ा नहीं सकते। और अब बात करते हैं हम लोग
इफेक्ट ऑफ जनरल प्राइस लेवल, जो सामान्य कीमत स्तर है तो उसमें क्या चेंजेस देखने को हमें मिलता है। तो उसमें एक्सेस डिमांड की स्थिति में जो जनरल प्राइस लेवल है उसमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि गुड्स एंड सर्विस को बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन जो उनकी मांग है वो लगातार बढ़ती जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो कीमतें हैं गुड्स एंड सर्विसेज की वो क्या होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। हम लोग अगले प्रभाव को समझते हैं। अधिक मांग की वजह से इकोनॉमी में वेज प्राइस से स्पाइरल चल जाता है, यानी जो मजदूरी कीमत जाल है वो उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर मजदूरी कीमतों का पीछा करती है और कीमतें किसका पीछा करती है? बिल्कुल सही, मजदूरी को का। इसको हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से। इकोनॉमी में जब रिसोर्स पूरी तरह से लगे हुए होते हैं काम पर, तो ऐसी स्थिति में और अधिक डिमांड होने की वजह से जो रिसोर्स हैं उन पर दबाव बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि उन संबंधित मांग को पूरा करने के लिए रिसोर्सों को ढूंढा जाता है, लेकिन रिसोर्स होते नहीं है। तो जब मांग अधिक दबाव बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होने लगेगा? बिल्कुल सही, मजदूरी बढ़ जाएगी, और मजदूरी बढ़ने से क्या होगा? लागत बढ़ जाएगी उत्पादन की। बिल्कुल सही, जब उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी तो उस लागत को पूरा करने के लिए जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा? उस संबंधित प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है, जब कीमत बढ़ जाएगी तो जो लिविंग कॉस्ट है, यानी रहन सहन के लिए जो जरूरी रिसोर्स चीज़ें चाहिए, उसके लिए पैसा तो चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो मजदूर हैं वो किसकी मांग करने लगेंगे? और अधिक मजदूरी की मांग करने लगेंगे। तो इसकी वजह से वो मजदूरी को बढ़ाएंगे, और जब मजदूरी बढ़ जाएगी तो लागत बढ़ जाएगी, लागत बढ़ जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा? कीमत बढ़ जाएगी, और फिर कीमत बढ़ेगी तो जो रहन सहन के लिए जितनी इनकम चाहिए उतनी नहीं मिलेगी, तो वो फिर मजदूर उसकी मांग करेंगे। बिल्कुल सही, किसके? और अधिक मजदूरी की, तो फिर मजदूरी बढ़ेगी तो फिर कीमत। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? एक चक्र बन जाएगा, ये लगातार बढ़ता जाएगा। ठीक है, और अगला जो प्रभाव पड़ेगा वो है लॉस ऑफ प्रॉफिट। जो लाभ है उसमें क्या होगी? कमी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जो अधिक मांग को है उसको अगर पूरा किया जा सकता अगर किसके द्वारा? उत्पादकों के द्वारा, तो उससे उनको कुछ फायदा होता। बिल्कुल सही, लेकिन उनके पास जो कैपेसिटी नहीं होने की वजह से उन्हें जो अतिरिक्त मांग है उसको वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल सही, बिना पूरी की गई मांग के कारण लाभ समाप्त हो जाएंगे। यानी जो उत्पादक अतिरिक्त मांग को अगर पूरा करते तो जो उन्हें लाभ होता, उस लाभ से वो क्या हो जाएंगे? वंचित हो जाएंगे। इस प्रकार से किसमें लॉस होगा? बिल्कुल सही, लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा। धन्यवाद।